हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिपि के बारे में। लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। तो लिपि शब्द का मतलब होता है लिखित या चित्रित करना। प्राचीन काल में जब मनुष्य के पास केवल ध्वनि आई तो उसने क्या किया, उस ध्वनि को किसी रूप में लिखने का प्रयास किया और जिस रूप में उसने ध्वनियों को लिखा उसे अक्षर कहा गया। और लगातार जो अक्षर थे उन अक्षरों को जब एक ही जैसे कई सारे लोग उन अक्षरों को बनाने लगे तो उसे नाम दिया गया लिपि। तो शाब्दिक अर्थ में लिपि का मतलब होता है लिखित या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि मानव के सबसे महान आविष्कारकों में से एक है। मानव के विकास में अर्थात मानव सभ्यता के विकास में वाणी के बाद लेखन का ही सबसे अधिक महत्व है। मानव के बोलने की कला, एक दूसरे को समझने की कला तथा लिखने की कला ही मानव को जानवरों से श्रेष्ठ बना देती है। तो भारत की सारी वर्तमान लिपियाँ, इनमें अगर अरबी फारसी लिपि को छोड़ दें तो ये सारी की सारी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई हैं। दुनिया की सबसे पुरानी अगर कोई लिपि है तो वो ब्राह्मी है और ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती है संस्कृत। तो सबसे पहली भाषा संस्कृत है जिसे देववाणी कहा जाता है। तो अरबी फारसी को छोड़ दें, भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है। इतना ही नहीं, तिब्बती, सिंहली, दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों की बहुत सी लिपियाँ ब्राह्मी से ही जन्मी हैं। तात्पर्य यही है कि धर्म की तरह लिपियां भी देशों और जातियों की सीमाओं को लांघती हुई चली गईं। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी लिपि हैं। सबसे पहली प्रमुख लिपि है जिसका नाम है सिंधु लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती लिपि तथा हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये लिपि ब्राह्मी लिपि का पूर्ववर्ती है। यह लिपि बोस्टोफ्रेडन शैली का एक उदाहरण है क्योंकि ये लिपि दाएं से बाएं और दाएं से बाएं भी लिखी जाती है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं अभी उनको हम पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं कि वास्तव में वो क्या लिखा गया है। अगर उनकी लिपि की जो लिखने का तरीका है अगर उसकी बात करें, लिपि लिखने का जो तरीका है अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे जो लिपि का प्रयोग किया गया था वो था ब्रेस्टोफेडन शैली, जिसको गोमूत्रिका के नाम से भी जाना जाता था। तो वो लिखने का तरीका ये करते थे कि जैसे उन्होंने लिखा कि इस तरीके से उन्होंने लिखा और इसके बाद जब ये लाइन एंड हो गई तो इस साइड से भी लिखना शुरू कर दिया। तो इसको कहा गया सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि या फिर सरस्वती लिपि। माना जाता है कि सिंधु लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि के पहले है क्योंकि इतिहास में पहले आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके बाद में आता है वैदिक एज। यही कारण है कि सिंधु लिपि को ब्राह्मी लिपि का पूर्ववर्ती यानी पहले का बता दिया जाता है। फिर सेकंड नंबर पर आती है ब्राह्मी लिपि, जिसके बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं और इसे दुनिया की सबसे पुरानी लिपि माना जाता है। इससे कई सारे देशों की लिपियों का भी विकास हुआ है। देवनागरी सहित अन्य दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई, तिब्बती तथा कुछ लोगों के अनुसार कोरियाई लिपि का विकास भी इसी से हुआ है। इस लिपि को पहली बार 1937 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उत्कृष्ट उदाहरण सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बनवाए गए शिलालेखों के रूप में अनेक स्थानों पर मिलते हैं। तो अशोक की जो लिपि थी उसमें भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। अब ब्राह्मी लिपि के बारे में बता दें कि ये लिपि ऐसे लिखी जाती है, यानी कि इस लिपि को लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। लेफ़्ट टू राइट इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगली लिपि है जिसका नाम है खरोष्टी। तो सिंधु लिपि के बाद ये भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। शाहबाजगढ़ी मनसेहरा के सम्राट अशोक के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। इसका इस्तेमाल उत्तर पश्चिमी भारत की गांधार संस्कृति में किया जाता था, इसलिए इसको गांधारी लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि के उदाहरण प्रस्तर शिल्पों, धातु निर्मित पत्रों, भांडों, सिक्कों, मूर्तियों तथा भुर्ज पत्र पर मिलते हैं। खरोष्टी के जो प्राचीनतम लेख हैं वो मिलते हैं तक्षशिला के आसपास और वहीं पर एक जगह थी जिसका नाम था पुष्प कलावती, वहीं पर मिलते हैं। किंतु इसका मुख्य क्षेत्र जो है वो उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पूर्वी अफगानिस्तान था। यानी अफगानिस्तान के आसपास जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उनकी जो लिपि है वो खरोष्टी है। इसकी अगर बात करें तो ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है जैसे कि उर्दू। तो उर्दू और सिंधी ये जो भाषाएं होती हैं वो ऐसे लिखी जाती हैं, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर अगली लिपि है जिसको नाम देते हैं गुप्त लिपि।
तो इस लिपि का को ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। ये गुप्त काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी। देवनागरी, गुरुमुखी, तिब्बतन, बंगाली, असमिया लिपि का उद्भव इसी लिपि से हुआ है। फिर आती है शारदा लिपि। ये लिपि पश्चिमी ब्राह्मी लिपि से 9वीं शताब्दी के आसपास उत्पन्न हुई थी। इसका प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में सीमित था। ओझा जी एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए। उनका कहना था कि इस लिपि का आरंभ काल 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ। उनका मत है कि नागरी लिपि की तरह शारदा लिपि भी कुटिल लिपि से मिलती है। उनके मतानुसार शारदा लिपि का सबसे बड़ा लेख सराहा, ये पड़ता है चंबा, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त प्रशस्ति है। उस समय लगभग 10वीं शताब्दी थी। ये कश्मीर और गुरुमुखी, जो अब पंजाबी लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी लिपि में इसका विकास हुआ था। यानी कि शारदा लिपि जो होती है ये सिमिलर होती है गुरुमुखी लिपि के, जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। फिर आती है नागरी लिपि। इस लिपि से ही देवनागरी लिपि, नंदनागरी लिपियों का विकास हुआ है। पहले से प्राकृत और संस्कृत भाषा को लिखने में प्रयोग किया जाता था। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अभी कुछ हाल के अनुसंधानों से पता चला है कि इस लिपि का विकास प्राचीन भारत में पहली से 4वीं शताब्दी में गुजरात से हुआ था। फिर आती है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि जानने से पहले एक छोटी सी स्ट्रक्चर आप देख लें कि सबसे पहली जो लिपि आई उसका नाम था ब्राह्मी। ब्राह्मी से जो लिपि निकली उसका नाम है नागरी, और नागरी से जो निकली उसका नाम है देवनागरी। तो देवनागरी की बात करें तो ये लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में है। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, खस, नेपाली भाषा और तमिल भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, जितनी भी भाषाएं हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली लिपियों में से एक ये लिपि है। यानी जो हम आप लिखते हैं या जो ये मैटर पूरा लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। फिर आती है कलिंग लिपि। 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान कलिंग प्रदेश में जिस लिपि का प्रयोग किया गया उसे कलिंग लिपि बोली जाता था। कलिंग उड़ीसा का ही पुराना नाम है। इस लिपि का इस्तेमाल उड़ीसा के प्राचीन रूप को लिखने के लिए किया जाता था। इस लिपि में प्रमुख रूप से 3 शैलियाँ देखने को मिलती हैं। शुरुआती दौर के लेखों में मध्य देशीय तथा दक्षिणी प्रभाव देखने को मिलता है। अक्षरों के सिरों पर ठोस चौखटे दिखाई देते हैं। प्रारंभिक अक्षर समकोणीय होते हैं, लेकिन बाद में कन्नड़ तेलुगु लिपि के प्रभाव के अंतर्गत अक्षर गोल होते हुए नजर आते हैं। 11वीं शताब्दी के अभिलेख नागरी लिपि के हैं। पूढ़ागढ़, आंध्र प्रदेश के नल वंश का जो अभिलेख मिलता है उसके अक्षरों के सिरे वर्गाकार हैं। नल वंश का ये एकमात्र उपलब्ध शिलालेख है। यानी आज के समय में उड़िया, जो उड़िया है वो कलिंग लिपि का है। फिर आती है ग्रंथ लिपि। ये लिपि दक्षिण भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। जो दक्षिण भारत में ग्रंथ लिखे गए उनकी ये लिपि, जैसे मलयालम है, तुलु है, सिंघल है, इस पर इसका प्रभाव पड़ा है। इस लिपि का एक और संस्करण है जिसे पल्लव ग्रंथ, पल्लव लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता था। यही कारण था कि इसको पल्लव लिपि कहा जाता था। कई दक्षिण भारतीय लिपियाँ जैसे कि बर्मा की मून लिपि, इंडोनेशिया की जवाई लिपि और खेम्र लिपि इसी संस्करण से उपजी हैं। यानी यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जो बाकी के देश हैं जैसे बर्मा, तो बर्मा में जो भाषा बोली जाती है उसकी जो लिपि है वो मून है। इंडोनेशिया में जवाई है और खेम लिपि, ये जितने भी हैं ये ग्रंथ लिपि से निकले हैं। इसके बाद में आता है वच्चेलुतु लिपि। नाम से पता चल रहा होगा कि दक्षिण भारत से संबंधित है। तो तमिल और मलयालम भाषा जो होती है ये लिखी जाती है वच्चेलुतु लिपि। हालांकि वच्चेलुतु लिपि भी है, ये भी ब्राह्मी लिपि से निकली है। फिर कदम्ब है, तो ये पूर्व प्राचीन कन्नड़ लिपि जैसी लिपि होती है और इससे कन्नड़ लिखा जाता है। कलिंग लिपि से ये भी मिलती जुलती होती है और इसका इस्तेमाल संस्कृत, कोंकणी, कन्नड़ और मराठी लिखने के लिए किया जाता था। वर्तमान में संस्कृत है, इसको लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हैं। फिर आती है तमिल लिपि। ये लिपि भारत और श्रीलंका में तमिल भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। ये ग्रंथ लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुआ। ये शब्दावली भाषा है, ना कि वर्णावली भाषा, यानी इसमें शब्द लिखे जाते हैं। इसमें बाएं से दाएं लिखा जाता है। सौराष्ट्र, बडगा, इरुगा, पनिया जैसी जो भाषाएं हैं वो तमिल में लिखी जाती हैं।
अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिपियां तो मनुष्य ने बनाई हैं, इन्हें किसी देवता या ईश्वर ने नहीं बनाया। प्राचीन काल में किसी पुरातन और कुछ जटिल वस्तु को रहस्यमय बनाए रखने के लिए उस पर ईश्वर या किसी देवता की मोहर लगा दी जाती थी। किंतु आज हम जानते हैं कि लेखन कला किसी ऊपर वाले की देन नहीं है, बल्कि ये एक मानव की ही बौद्धिक कृति है। कुछ पुरालेखकों के अनुसार सभी भारतीय लिपि ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। तो लिपियों के प्रमुख रूप से 3 परिवार हैं। पहला देवनागरी, दूसरा द्रविड़ और तीसरा ग्रंथ। देवनागरी जिसमें उत्तरी और पश्चिमी भारत में हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, डोगरी, पंजाबी भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ जिसमें तेलुगु और कन्नड़ आती है, और ग्रंथ में तमिल और मलयालम जैसी द्रविड़ भाषाओं के उपखंड हैं, लेकिन अन्य 2 के रूप में ये महत्वपूर्ण नहीं है। यानी प्रमुख रूप से हमारे देश में 2 प्रकार की लिपियां जाती हैं, एक देवनागरी और दूसरी द्रविड़। उत्तर भारत में देवनागरी और दक्षिण भारत में द्रविड़।